गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नवनीत वर्मा, प्रवक्ता फिजिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपकी ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। संस्था की तरफ से आपके सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके वीडियो लेक्चर्स संस्था के यूट्यूब चैनल सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजीपुर पर उपलब्ध हैं। जो भी वीडियो संस्था के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, उनका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे संस्था की तरफ से, तो उन सभी का नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। तो हमारा टॉपिक है आज का तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। ये आपका है अध्याय 1, जिसका आप देख रहे हैं पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तरंग क्या होती है, वेव किसे कहते हैं, जिसको हम लोगों ने ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी कुछ देखा था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो तरंग क्या होती है, आप सभी जानते हैं, माध्यम, मीडियम। अगर किसी भी माध्यम में हम किसी भी प्रकार का कोई विक्षोभ, डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, तो जो डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग। और जो भी विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, वो विक्षोभ किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है, उसको कहते हैं तरंग गति। अगर इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें, तो अगर आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने से जो जल की सतह है उसमें हलचल पैदा होती है, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं विक्षोभ उत्पन्न होता है। और ये विक्षोभ चारों दिशाओं में आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, जो हलचल पैदा हुई, इसे हम तरंग कहते हैं। और जो विक्षोभ एक जहाँ पे हमने पत्थर फेंका है वहाँ से दूसरी दिशाओं में या चारों दिशाओं में जो आगे की ओर बढ़ता है, उसको कहते हैं तरंग गति। अब बात आती है तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, क्या सबको माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली यांत्रिक तरंगें, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हमें पढ़ना है। और दूसरा प्रकार होता है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हम यहाँ पर देखेंगे यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। ऐसी तरंगें जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों का संचरण दो गुणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कि माध्यम की प्रत्यास्था, और दूसरा माध्यम का जड़त्व। प्रत्यास्था और जड़त्व को आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सभी लोग उससे भली भांति परिचित हैं। तो जो यांत्रिक तरंगों का संचरण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। सबसे पहला माध्यम की प्रत्यास्था, तथा दूसरा माध्यम का जड़त्व। अगर ये दोनों उस माध्यम में हैं तो यांत्रिक तरंगें उस माध्यम में संचरित हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। जबकि दूसरा प्रकार जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश हुआ, एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं, गामा किरणें हैं, ये सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ये निर्वात में भी चल सकती हैं। इनको चलने के लिए, संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर से वापस आते हैं हम यांत्रिक तरंगों पर। तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये तरंगें संचरित नहीं हो सकती हैं।
ये तरंगें दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रकार है अनुप्रस्थ तरंगे तथा दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की हैं। पहला प्रकार है आपका अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये तरंगे दो प्रकार से कैसे होती हैं, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। इस ग्राफ को अगर हमने कोई तरंग बना रखी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं उनका कंपन जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत होता है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में कि तरंग संचरण की दिशा कहाँ है, सामने की ओर, ये तरंग संचरण की दिशा, जबकि माध्यम के कणों का कंपन कहाँ है, जो तरंग संचरण की दिशा है इसके ठीक ऊपर या इससे ठीक नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कणों का कंपन हो रहा है या तो वो ऊपर की ओर हो रहा है या तो नीचे की ओर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो जहाँ पर हम पत्थर फेंकते हैं वहाँ पर पानी की सतह धंस जाती है या कह सकते हैं गड्ढा बन जाता है, और प्रत्यास्था के कारण जो पानी की बगल वाली सतह है, बगल का जो द्रव है, लिक्विड है, वो उस गड्ढे को भरने के लिए तेजी से दौड़ता है, और जब वो तेजी से दौड़ता है तो जड़त्व के कारण गड्ढा भर जाने के बाद भी वो द्रव कुछ समय तक आता रहता है, जिसके कारण वो सतह थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। अब जब ऊपर उठ जाती है तो उसका भी विरोध होता है, जब उसका विरोध होता है तो सतह थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाती है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे जैसा चित्र में देख रहे हैं आप, इस प्रकार की संरचना जल की सतह पर उत्पन्न हो जाती है। सतह कुछ विशेष स्थानों पर ऊपर की ओर उठती है और कुछ विशेष स्थानों पर नीचे की ओर गिर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर किसी रस्सी का एक सिरा हुक से बांध दिया जाए और दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे की ओर झटका दिया जाए, हिलाया जाए, तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार की आकृति बनेगी। तो जो तरंग उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो सब अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होता है। दूसरा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इनमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम श्रृंग कहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, श्रृंग, क्रस्ट, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं गर्त, थ्रो। ठीक है। जबकि दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इसमें माध्यम के कणों का कंपन संचरण की दिशा के समांतर होता है। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, ये अगर जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक सिरा खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग कंपन करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। तो जब कंपन शुरू होते हैं तो स्प्रिंग कुछ स्थानों पर एक बार कंप्रेस हो जाती है, सिकुड़ जाती है और फिर फैल जाती है। तो जहां पर स्प्रिंग सिकुड़ जाती है उसको हम कहते हैं संपीड़न। यहाँ पे स्प्रिंग के जो छल्ले होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और कुछ स्थानों पर स्प्रिंग फैल जाती है, तो जहां पर ये छल्ले दूर दूर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं विरलन, रेयरफैक्शन। तो अगर इस प्रकार से तरंगों का कंपन हो रहा है संचरण की दिशा के समांतर, तो उसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। एग्जाम्पल, ध्वनि तरंगे हैं। हम जो भी बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये जो श्रोताओं के कानों तक जो ध्वनि तरंगे पहुंचती हैं, तो जो भी वक्ता होता है वो बोलता है तो उसके आसपास जो वायु है, वायु के कण कंपन करने लगते हैं, और वो कंपन करते हुए श्रोता के कानों तक पहुंचते हैं और श्रोता उनको सुन पाता है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। सिंपल एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो स्प्रिंग से किसी द्रव्यमान को लटका दिया जाए, एक सिरे से किसी द्रव्यमान को बांध देते हैं और उसको खींच कर छोड़ दिया जाए, तो जो कंपन होगा, जो तरंग उत्पन्न होगी उसमें, वो कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे जो भी होती हैं सब अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तरंग से संबंधित कुछ
तो तरंग से संबंधित कुछ टर्म्स या बेसिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी हमको आगे पढ़ने के लिए। तो हम पहले उनको देखते हैं कि बेसिक टर्म्स होते क्या क्या हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फिजिक्स में। जैसे सबसे पहला है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड से पहले आप सभी विस्थापन का नाम सुन रखा है, आप लोगों ने विस्थापन जानते हैं। तो अगर कोई तरंग चलती है, जैसे हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था अभी, कुछ इस प्रकार से, ये जो मिड पॉइंट है आपका, इसको हम कहते हैं माध्य बिंदु, मीन पोजीशन। अब माध्य बिंदु से देखते हैं हम कि एक बार तरंग ऊपर की ओर जा रही है और फिर नीचे की ओर जा रही है। एक बार ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन होता है, फिर दूसरी बार नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन होता है। तो माध्य स्थिति से किसी भी ओर होने वाला अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसको कह सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से, तो ये हो गया प्लस ए, और नेगेटिव साइड में देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए। तो जो ये प्लस ए और माइनस ए आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जो मीन पोजीशन है, जहां से कंपन स्टार्ट होता है, इसके किसी भी एक साइड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कण का, उसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल ए से। दूसरा टर्म आता है आपका आवर्तकाल। किसी भी कण को कंपन करने, एक चक्कर पूरा करने में या एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जैसे एक चक्कर का मतलब क्या होता है? एक बार से मैक्सिमम ऊपर की ओर और एक बार मैक्सिमम नीचे की ओर। या ये भी कह सकते हैं कि एक श्रृंग और एक गर्त जब बन जाएगा तो क्या होगा? एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लिया गया उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। किससे डिनोट करेंगे? टी से। नेक्स्ट टर्म है आपका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई जो कण कंपन कर रहा है वो एक सेकंड में कितने कंपन कर सकता है। तो जितने भी कंपन कर रहा है एक सेकंड के अंदर, उसकी संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से या स्मॉल एफ से। ठीक है। वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। कोई भी तरंग एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जैसे कहां से स्टार्ट कर रही चलना वेव? यहां से एक साइकिल कहां कंप्लीट हो रही है? यहां पर। तो ये एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, चली गई दूरी जो है, उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। दूसरे वर्ड में, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की दूरी, ये भी इसी के बराबर होगी। या एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है इसको? लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। नेक्स्ट टर्म है आपका कला, फेज। फेज क्या है? फेज वो कंपोनेंट है जो किसी भी कण का, किसी भी क्षण, किसी पार्टिकल का एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण वो किस बिंदु पर है, उसकी दिशा क्या है, ये दोनों चीजों को इंडिकेट करता है फेज, कला। तो कला क्या बताता है आपको? कण की उस क्षण की दिशा और स्थिति को। किससे प्रदर्शित करेंगे इसको? फाई से। फाई क्या है? एंगल है, इसको एंगल में मेजर करेंगे हम। अब एक टर्म आता है आपका तरंग गति। तो तरंग गति क्या होती है? कि जिस वेग से तरंग चल रही है उसको क्या कहते हैं? तरंग गति। तो तरंग गति और तरंग दैर्घ्य में एक रिलेशन होता है, हम देख सकते हैं। तो तरंग गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। तरंग गति को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। आवृत्ति को स्मॉल n से और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल क्या है? v है। दूरी कितनी चल रहा है? लैम्डा। एक चक्र में कितनी दूरी चलता है? लैम्डा। n क्या है? समय नहीं दिया गया है, तो n क्या है? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। तो उसकी जगह हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन आप
पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है n प्रोपोर्शनल 1/t या n इक्वल टू 1/t। तो जहाँ पे n है उसकी जगह हम 1/t ले सकते हैं। तो ये रिलेशन मैंने बता रखा था आपको कि ये रिलेशन होता क्या है, v इक्वल टू n लैम्डा। जहाँ पे भी तरंग गति की बात आएगी तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू n लैम्डा। जहाँ पे v क्या है, तरंग की गति, n क्या है, आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आप चली गई दूरी क्या है, लैम्डा। लैम्डा बराबर आप क्या ले लेंगे, आवर्तकाल t, कैपिटल T से डिनोट किया है हम लोगों ने उसको, तो इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। लैम्डा इक्वल टू होता है आवर्तकाल t में चली गई दूरी, ये क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, v इंटू टी, इसको निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा v इंटू टी, ये हो जाएगा v इंटू टी। टी की जगह क्या रख सकते हैं, 1/n, तो ये हो गया v अपान n इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा की v की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। तो इस प्रकार से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। जो नहीं समझ पाएंगे एक बार फिर से देख लें। लैम्डा क्या है, t सेकेंड में, t क्या है, आवर्तकाल, एक चक्र में को कंप्लीट करने में लगा समय, और लैम्डा क्या है, एक चक्र में चली गई दूरी। तो t सेकेंड में कितनी दूरी चलता है, लैम्डा। t क्या है, टाइम। यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, v, समय कितना लग रहा है, t। तो t की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/n, यहाँ पे रख दिया गया 1/n। तो ये फार्मूला आपको क्या मिलता है, v इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।